आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चल रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था में। पहला अध्याय था उसका, भारत का संविधान की शुरुआत कैसे हुई है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पार्ट 2 क्लास है ये। ठीक है, तो हमने भारत का संविधान का विकास देखा था। उसको हमने दो चरणों में डिवाइड कर रखा है। पहला चरण हमने बताया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से 1858 के द्वारा पारित अधिनियम, और चरण दो में हमने बताया था ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम 1858 से 1947। ठीक, तो हम पहला चरण आज करेंगे, शुरू करते हैं। चलो आगे देखते हैं। इससे पहले, शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारा चैनल ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखते हैं हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773 से 1858 के द्वारा पारित अधिनियम क्या है। पहला अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या है, आओ देखते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 का विनियम अधिनियम, औपचारिक रूप से इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1972 कहा जाता है। ग्रेन ब्रिटेन की संसद द्वारा, मतलब ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। ये मतलब ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा पारित एक अधिनियम था। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल और केंद्रीयकृत प्रशासन में ब्रिटिश संसद की नियंत्रण की दशा की ओर पहला कदम उठाया था। ठीक है, ये पहला कदम है। आगे देखते हैं क्या है। 1773 से लेकर 1853 तक शासन का केंद्रीकृत हुआ। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। ठीक है, जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, अगला, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग 1774 से 1785। इनका कार्यकाल है किसका? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग का। ठीक है, इस अधिनियम में, किस अधिनियम में? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में क्या है? इस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। ठीक है, जबकि सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम ने, किस अधिनियम ने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम ने कलकत्ता में 1774 में, याद करना, किस अधिनियम से? 1773 के अधिनियम से कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश का नाम है सर एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश, उनको शॉर्ट में बोलते हैं चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड, शामिल थे। तो आपको क्या पहले से याद करना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किस अधिनियम से हुई? तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से हुई। और कब हुई? 1774 में, ये याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में 1774 में, इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एम्पे, और अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे? चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड थे। ठीक है, आगे देखें। सिविल न्यायालय, फौजदारी, नौसेना तथा धार्मिक मामलों का अधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने के तथा भारतीय लोगों से उपसंहार और रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, वह मतलब प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इस अधिनियम में, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है? मतलब कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक
अलग नया एक्ट बना, फिर एक और एक्ट आया, उस एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया? 1784 में। आओ देखते हैं इसमें आगे क्या है। इस अधिनियम से वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया था। इनमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वाणिज्य मुद्रा का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई। मतलब मुद्दों को प्रबंधन करने की अनुमति दी गई किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है। वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल, मतलब सॉरी कॉमर्स वाले जो काम होंगे वो, मुद्रा मतलब वही इकोनॉमी के टाइप में जो होंगे। लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम एक नया निकाय बनाया गया। मतलब पॉलिटिकल के लिए अलग बनाया गया, उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इस प्रकार इस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की। मतलब दोहरी सरकार बनाने की व्यवस्था प्रारंभ की। पूछ सकते हैं दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित किस अधिनियम ने की, या किस एक्ट ने की? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत की दीवानी सैन्य निर्देश करने का अधिकार इस अधिनियम से दिया गया है। तो पूछ सकता है कि भारत की दीवानी और सैन्य प्रशासन एवं राजस्व की ब्रिटिश संपत्ति की निगरानी और निर्देश करने का अधिकार किस अधिनियम को है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। ठीक है। इस अधिनियम के इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता को घटाकर 3 सदस्यों तक कर दिया गया था। ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से मद्रास और बॉम्बे में गवर्नरों की परिषद स्थापित की गई थी। ठीक है। पूछ सकता है ये गवर्नर बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। ठीक है। ऐसा अगला देखते हैं। अगला एक नया अधिनियम है 1786 का अधिनियम। इसमें क्या है देखते हैं। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल और कमांड इन चीफ के कार्यालयों के एकीकरण की अनुमति दी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उनमें यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी। क्या क्या शर्तें थी? उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों की अभिभावी करना अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरा, उस सेनापति कमांड इन चीफ का पद भी दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल और कमांड इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भूमि न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधार को स्थापित या स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए जाना जाता है। इनकी मांग थी कि गवर्नर जनरल की शक्ति का दायरा बढ़ाया जाए ताकि यह विशेष मामलों में अपनी परिषद में बहुमत को दरकिनार कर और अपनी विशेष जिम्मेदारी पर कार्य कर सकें। 1786 का अधिनियम उन्हें गवर्नर जनरल और कमांड इन चीफ दोनों के रूप में शक्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार 1786 के अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाणिज्य के अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बना। कौन? कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखना। अगला अब आएगा आपके सामने 1793 चार्टर अधिनियम। देखते हैं क्या है इसमें। इसको शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आप अपना एक नोट्स भी बनाते जाएं। ये बहुत अच्छा नोट्स है। आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे आपको टू द पॉइंट इसी से नोट पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कोई हमने कहानी नुमा नहीं बनाई है, और आगे जो समझाने वाली चीजें आएंगी मैं आपको बहुत ब्रीफ से समझाऊंगा उसको। ठीक है, चलो देखते हैं। पर हाँ, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये लिखते रहना जरूर। आप अपना एक नोट्स बना लेना। डेली आपको 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसे मिलती जाएगी क्लास आपको डेली। पॉलिटी क्रम से ये मिलता जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या है। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर भविष्य के सभी जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को दी गई अभिभावी शक्ति का विस्तार किया गया। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार
को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये वो था 1793 के चार्टर एक्ट में, ये सब था, ज्यादा इतना था नहीं। आगे देखते हैं 1813 का चार्टर कानून क्या है, आओ देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार एकाधिकारिक को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश जनों को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। नोट पॉइंट इसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी चीन के साथ व्यापार तथा चाय व्यापार पर अधिकार प्राप्त है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, एक बार आपको लिख लेना जरूर, यहां से क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ पूछेगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रसार की संज्ञा दे सकते हैं। भारतीयों की शिक्षा का भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुबंधन किया। किस चार्टर अधिनियम में? 1813। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैं पहले से सतर्क करता जा रहा हूं। ये आप अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर देना, जो करना है वो कर लेना। ठीक है, टू द पॉइंट बताता जा रहा हूं, ये आते हैं। अगला, कलकत्ता बंबई मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। ठीक है, अगला 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, देखते हैं। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम का बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार देशों के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, गवर्नर कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल की जगह फिर उसका पद का नाम बदल दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियम कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून को अधिनियम कहने लगा। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये चीज। कंपनी को क्षेत्र के कब्जे के लिए चार्टर अधिनियम 1813 के तहत 20 साल का पट्टा प्रदान किया गया था और राजस्व संग्रह आगे था विस्तारित था। हालांकि चीन और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया और कहा कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि निदेशक मंडल के विरोध के बाद इस प्रावधान को नकार दिया गया। विधि आयोग की अध्यक्षता तथा सदस्य विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? विधि आयोग की अध्यक्षता तथा सदस्य विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया। विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, सदस्य को विलियम बेंटिंग, याद रखना इस चीज को। आगे 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, आगे देखते हैं। क्या है। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों के पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यों की एक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम इसका क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। इस अधिनियम में भारतीय सिविलों की भर्ती एवं खुली प्रतियोगिता प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मतलब अब सिविल सेवकों की भर्ती खुली भर्ती है ना। तो कब? 1853 में। 1858 लास्ट आज का है ये। 1858 का भारत सरकार अधिनियम में क्या है? इस अधिनियम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के वायसराय के पद पर बदल दिया गया। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिष्ठित प्रतिनिधि था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की, जिसे भारत में शिक्षित वर्ग से अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम आज यहीं समाप्त करते हैं। कल से भारत परिषद अधिनियम 1861 देखा जाएगा। आज के लिए इतना। आपसे निवेदन है, सिर्फ एक ही निवेदन है,
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई समस्या है, कोई कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।